नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट। इस यूनिट में हम बेसिक इंट्रोडक्शन, नेटवर्क से संबंधित जो बेसिक परिभाषाएं हैं, सोर्स, किरचॉफ लॉज, उसके अलावा नोड एंड लूप एनालिसिस, वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर यानी वाई, जेड एंड एच पैरामीटर एंड रिलेशन बिटवीन पैरामीटर, ये जो टॉपिक थे ये मैं करवा चुका हूँ। और जो इस यूनिट में जो बाकी रहे पॉइंट हैं वो भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। बाकी रहे पॉइंट हैं आपके जेड प्राचल के रूप में इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस ज्ञात करना। किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस का मान ज्ञात करना। इसके अलावा नेटवर्क थ्योरम है आपके 5 सिलेबस में, वो 5 थ्योरम बाकी हैं। और एक आपके T2 पाई जाल का आपस में, मतलब टी जाल है उसको पाई जाल में कन्वर्ट करना और पाई जाल है उसको टी जाल में कन्वर्ट करना। एक ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। उसके अलावा न्यूमेरिकल हैं, तो आपके शायद 5 से ज़्यादा ही वीडियो बनेंगे, 7 या 8 वीडियो और बनेंगे इस यूनिट में। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं आपको इस टॉपिक के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रश्न भी डालूंगा, आप उन प्रश्नों को भी हल करना और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि मैं देख लूँ बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, यानी निवेशी, निर्गम व अंतरित प्रतिबाधाओं के मान जेड प्राचल के रूप में किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। बड़े प्रश्न भी आ सकता है आपके, और छोटे प्रश्नों में अगर आए तो किसी भी नेटवर्क के लिए इनपुट व आउटपुट इम्पीडेंस क्या होते हैं या निवेशी व निर्गम प्रतिबाधाएं क्या होती हैं। और उससे पहले के वीडियो में मैंने अंतरित प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा में विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। अंतरित प्रतिबाधा एवं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को ही हमने निवेशी प्रतिबाधा ही कहा था। वहां अभी तक जेड पैरामीटर के रूप में हमने ज्ञात नहीं किए थे, अब हम जेड पैरामीटर के रूप में इनको कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी देखिए, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अगर आप आराम से करेंगे तो जेड प्राचल रूप में चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम प्रतिबाधाएं आज का अध्ययन का अपना बिंदु है। अब देखिए, सबसे पहले निर्गम प्रतिबाधा क्या होती है और निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है। देखिए, निवेशी प्रतिबाधा होती है 4 टर्मिनल नेटवर्क में। जैसे 4 टर्मिनल नेटवर्क में यहाँ बनाऊँ तो ये 4 टर्मिनल नेटवर्क, इसमें आउटपुट 2 टर्मिनल होंगे और इनपुट भी क्या होंगे, 2 टर्मिनल होंगे आपके। इनपुट भी 2 और आउटपुट भी, ये इनपुट और ये आउटपुट आपका टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे 4 जो राशियाँ हैं वो राशियाँ हैं V1 एंड I1 एंड V2 एंड I2, ये 4 राशियाँ। तो निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का जो रेशियो है, ये निवेशी वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट रेशियो आर कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट रेशियो इज कॉल्ड आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, तो ये तो बेसिक परिभाषा है जो मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं कि चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा एक टर्मिनल के मध्य तथा निर्गत प्रतिबाधा 2 टर्मिनल के मध्य होती है। ठीक है, तो ये जेड आई एंड जेड नोट आपके ये चीज़ होती है। अब अपने विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। देखिए, इनपुट इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है। इनपुट इम्पीडेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क मैंने बनाया और 4 टर्मिनल नेटवर्क की जो आउटपुट टर्मिनल है उसके जो सिर हैं वहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, लोड अप्लाई किया। और लोड की वैल्यू क्या है, जेड एल है, ये ध्यान रखना है। लोड अप्लाई करेंगे। इनपुट में आपकी वोल्टेज है V1 और आउटपुट में आपके इन टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज कितना है, V2 है। ओके,
अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है V1 अपॉन I1। यहाँ गौर से देखें क्या ज्ञात करना है, V1 अपॉन I1 ज्ञात करना है। आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है V1 अपॉन I1। तो जड़ प्राचल के रूप में अगर समीकरण लिखें V1 की, तो V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होता है। क्लियरली जड़ प्राचल के रूप में, जेड पैरामीटर के रूप में। यहाँ पे मैंने I1 का डिवाइडेशन कर दिया, तो I1 का डिवाइडेशन कर दिया, तो V1 अपॉन I1 इक्वल टू Z11 प्लस Z12 मल्टीप्लाई बाई I2 अपॉन I1। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको केवल इस समीकरण में एक ही काम करना है, वो है I2 अपॉन I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना। और वो किसकी सहायता से करेंगे, समीकरण 2 की सहायता से करेंगे, जो दूसरी समीकरण है V2। तो मैंने V2 समीकरण ली, V2 इक्वल टू होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो V2 अपॉन I2, क्योंकि मैं V2 अपॉन I2 क्यों निकाल रहा हूँ कि V2 अपॉन I1 यहाँ पे I2 ये है यहाँ पे, और ये किस किस सिरों पे है, तो यहाँ पे आपने लोड लगा रखा है। तो V2 का जो मान होगा वो, अगर नॉर्मली देखें, V2 का मान होगा वो ZL I2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की बात करें तो ये करंट अगर यूँ आए तब तो ये बात सही है। अब यहाँ पे करंट जा रही है यूँ, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी करंट जा रही है। अगर करंट इस प्रकार से जा रही है तो ये जो आपके V2 अपॉन I2 का जो मान आएगा उसको मैं क्या लिखूँगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ZL, नेगेटिव ऑफ ZL लिखूँगा। क्या लिखूँगा, नेगेटिव ऑफ ZL लिखूँगा। V2 अपॉन I2 का जो मान है वो क्या लिखूँगा, माइनस ZL लिखूँगा। ठीक है, तो V2 अपॉन I2 मैंने समीकरण 2 में भाग दिया, तो Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22 आ गया। ठीक है, और V2 अपॉन I2 को मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव ऑफ ZL, बाकी मेरा एज इट इज रह गया। अब देखिए आगे देखिए, अब ये जो समीकरण थी उस समीकरण से मैंने क्या किसका मान निकाल लिया, I2 अपॉन I1 का मान निकाल लिया, और I2 अपॉन I1 का मान जो प्रथम समीकरण थी उसमें पुट करेंगे तो वैसे ही आपके Z इनपुट का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ZI क्या होगा, V1 अपॉन I1 का मान होगा, जो कि Z11 और Z21 और क्या आएगा, Z22 अपॉन ZL प्लस Z22 आपका मान आएगा। पहले वाली समीकरण देखें आप, दोबारा से देख लीजिए। ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में I2 अपॉन I1 की वैल्यू रखी है, Z12 का मल्टीप्लाई है इसमें, Z12, सॉरी मैं यहाँ पे Z I2 अपॉन I1 का जो मान है ये आया। आपको यही मान चाहिए था, I2 अपॉन I1 का मान, और I2 अपॉन I1 का मान, ये मान आपने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो Z21 और Z21 और Z22 Z ये आपकी समीकरण थोड़ी सी देखें आप, यहाँ पर जो मान था वो है आपके पास Z12 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो समीकरण आएगी वो Z12, सॉरी ये जो लिखा है ये आपका रॉन्ग है, Z12 आएगा। ठीक है, Z12 एंड Z21 और अपॉन ZL प्लस Z22। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 12 आएगी। ठीक है, ZI इक्वल टू आएगा Z11 और नेगेटिव ऑफ Z12 और Z21 अपॉन क्या आएगा, ZL प्लस Z22 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। अब मैंने क्या किया है, आउटपुट इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए लोड तो हटा दिया क्योंकि आउटपुट के टर्मिनलों के बीच में, परंतु इनपुट में पहले सोर्स लगा हुआ था। अब सोर्स को हटा के रिप्लेस करके उसके अंतरित प्रतिबाधा जो कि ZS है उससे रिप्लेस कर दिया। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सेकंड समीकरण पहले लूँगा। पहले मैंने क्या काम किया था, पहले जो प्रथम समीकरण थी वो पहले ली थी V1, तो यहाँ V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो ये आएगा V2 अपॉन I2 इक्वल टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I1 अपॉन I2 की। अब वही आप सेकंड समीकरण लें, V1 इक्वल टू Z11 और I1 प्लस Z12 I2। अब अगर देखें तो V1 अपॉन I1 है, और V1 अपॉन I1 का भाग लगाया, आपके पास क्या है, Z12 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। अब V1 अपॉन I1 किसके बराबर आएगा, V1 अपॉन I1 किसके बराबर आएगा, तो V1 अपॉन I1 यहाँ नज़र डालिए। V1 इन टर्मिनलों के बीच आपकी वोल्टता है, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, ZS
I1 आएगा, और ये जेड एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/IN। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ से निकल कर अपने रख देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए ये वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, I1/I2 की वैल्यू। ये I1/I2 की वैल्यू जो पहले जो समीकरण थी उस समीकरण में पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे आप समीकरण तो आपके पास ये समीकरण आई, V2/I2 इक्वल टू Z21 Z12 अपॉन ZS नेगेटिव ऑफ Z11 प्लस Z22, ठीक है। और V2/I2 को क्या बोलेंगे, Z0 यानी Z आउटपुट। जेड आउटपुट का जो मान आया वो जेड आउटपुट का मान आपके पास आएगा Z22 प्लस Z21 Z12 ZS माइनस Z11, ठीक है, ओके। अब जेड आई का मान अगर इससे कंपैरिजन करें, जहाँ Z11 है वहाँ तो क्या है Z22 है, और Z22 है वहाँ क्या है Z11 है, और ZS की जगह क्या है ZL है, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव है साइन। तो ये देखो यहाँ पे जेड इन भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ Z11 जेड इन इक्वल टू Z11 प्लस Z12 और Z21 अपॉन ZL प्लस Z22, ठीक है। ये समीकरण के मान आए, जेड इन एंड जेड आउटपुट के मान आए। अब ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है या अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है। जल प्राचल के रूप में ज्ञात करने के लिए वो जो प्रथम जो आपने बनाया है वो आउटपुट पे आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, और इनपुट के बीच में आपने प्रथम में आपने सोर्स लगा रखा है, और सेकंड की आप क्या देख रहे हैं, सॉरी फर्स्ट की वोल्टेज और सेकंड की क्या देख रहे हैं, करंट। तो वही V1/I2 यानी ZT ट्रांसफर 1/2 आएगा, वो किसके बराबर आएगा, V1 क्या आएगा I2। अब कौन सी समीकरण काम में लेनी है, प्रथम समीकरण काम में लेनी है जेड प्राचल की, और जेड प्राचल की प्रथम समीकरण काम में लेंगे तो उसमें आप किसका भाग लगाएंगे, V1/I2 का, क्योंकि आप ZT12 निकालें, ZT क्या निकालें 12 निकालें, यानी V1 क्या निकालें I2 निकालें। तो V1 में कौन सी समीकरण है, प्रथम समीकरण है, तो V1 प्रथम समीकरण आपने ली, और प्रथम समीकरण में किसका भाग लगा दिया, I2 का भाग लगा दिया। तो आपके पास अब यहाँ भी किसका मान निकालना, I1/I2 का मान। वही अब कौन सी समीकरण की सहायता से निकालेंगे, सेकंड समीकरण की सहायता, और सेकंड समीकरण की सहायता से V2/I2 का मान निकालेंगे। तो ये आपके पास वैल्यू जाएगी V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। तो V2/I2 आएगा Z21I1/I2 प्लस Z22, ओके। अब आपके पास क्या है, V2/I2 वही पहले आप निकाल चुके माइनस ZL, और जो माइनस Z22 आप इधर ले गए, और Z21 I1/I2। तो I1/I2 के मान आपके पास ये आ गए। ये वैल्यूज किस में पुट कर दिया आपने, समीकरण 1 में पुट कर दी। जैसे आपने पुट की तो ZT12 आपको प्राप्त हो गया, ओके। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। अब यहाँ पे तीनों जो चीज़ें निकालने हैं आपको, इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। अब तीनों चीज़ों को निकालने के लिए क्या चीज़ कॉमन है आपके पास, क्या चीज़ कॉमन करने हैं आपको, जेड पैरामीटर की इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। जेड पैरामीटर की इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12 और I2, ओके। इसी प्रकार V2 की जो समीकरण है Z12I1 और प्लस Z22 सॉरी और I2, ये समीकरण। अब जो आपको V1/I1 निकालना है, जेड इनपुट में आप क्या निकालोगे, V1/I1 निकालोगे, तो पहली समीकरण आप पहले काम में लेंगे और इसमें I1 का भाग लगाएंगे, और फिर आपके पास आएगा I2/I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी I1/I2 की वैल्यू, I2/I1 की वैल्यू फाइंड आउट। वो वैल्यू किसकी सहायता से फाइंड आउट करेंगे, इस समीकरण की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड आपको जेड आउटपुट में V2/आउटपुट निकालना है, तो पहले आप ये समीकरण उठाएंगे तो V2/I2 जो मान आएगा वो Z12 I1/I2 प्लस Z22 आएगा। अब यहाँ पे I1/I2 की वैल्यू है वो किससे फाइंड आउट करेंगे, जो प्रथम समीकरण है उससे फाइंड आउट करके किस में पुट कर देंगे, सेकंड समीकरण में पुट कर देंगे, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड जो आपने निकाला है ZT12, क्या निकाला है, ZT12 यानी V1/I2। तो आप प्रथम समीकरण, क्योंकि V1 प्रथम समीकरण देता है हमें, तो V1/I2 पहले आपने I1 का भाग लगाया था, अब आप डिवाइडेशन किससे करेंगे, I2 से। तो आपके पास जो समीकरण बनेगी V1 इक्वल टू Z12 I1/I2 प्लस Z12 बनेगी, और I1/I2 का मान किस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, सेकंड समीकरण से। कैसे ज्ञात करेंगे,
अब आप किसका भाग लगाएंगे, V2/I2 का करेंगे, क्योंकि वो -ZL के बराबर हो जाएगा। तो V2/I2 इक्वल टू Z12I1/I2 प्लस Z22। यहाँ से V2/I2 का मान आएगा वो -ZL के बराबर आ जाएगा, और समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, I1/I2 का मान आ जाएगा, जो कि आप किस में पुट कर देंगे, प्रथम समीकरण में पुट कर देंगे, और वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये बात क्या थी, कॉमन थी, ये बात आपकी क्या थी, कॉमन थी। तो आपके दिमाग में जब आप डेरिवेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि मेरे को जड़ प्राचल की समीकरणें लेनी है दोनों V1 एंड V2 में, और दोनों समीकरणों में I1 का भाग लगेगा तो मैं I2/I1 की वैल्यूज़ निकालूंगा। इसी प्रकार मैं V2/I2 में जो I1/I2 आएगा वो प्रथम समीकरण से ज्ञात करूँगा। इसी प्रकार ZT12 मैं ज्ञात करूँगा, तो V1/I2 चाहिए तो मैं प्रथम समीकरण में I2 का भाग लगाऊंगा, और सेकंड समीकरण में भी I2 का भाग लगा के मैं क्या कर लूँगा, रिजल्ट प्राप्त करके I1/I2 की वैल्यूज़ है वो किस में पुट कर दूंगा, प्रथम समीकरण में पुट कर दूंगा, तो मुझे मेरा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और फिर करने बैठिए, फिर आप डायग्राम पर जाइए कि 4 टर्मिनल नेटवर्क में किस प्रकार से अपने लोड लगाएंगे, किस प्रकार सोर्स की आप इम्पीडेंस लेंगे। तो सोर्स एंड लोड की इम्पीडेंस के माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज़ जड़ प्राचल के रूप में आप इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस के मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप बार बार इस वीडियो को देखें, और उसके बाद आपके पास PDF होगी वो देख लें, और जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास बुक रहेगी। फेस टू फेस हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है, उसका कारण कोरोना महामारी है, आप सभी को पता है। तो आप लगातार वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे आपका सिलेबस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे अपने सिलेबस करते जाएंगे, और आपको भी फ़ायदा होता रहेगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और हम अगर सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो कोरोना महामारी को ज़रूर हरा देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो को देखने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद।